इससे पिछला थ्योरम थोड़ा सुना। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। कहता था कि अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, दूसरी लाइन जो इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब आधा, यानी आधा हिस्सा इधर छोड़ती है, आधा हिस्सा उधर छोड़ती है। वो लाइन फास्ट कर ले ये वाली थी, वो लाइन ये वाली थी, और इसको क्या कर रही थी, आधा इधर छोड़ रही थी, आधा इधर। क्लियर हो गया। दूसरी बात ये कह रहा था कि वो वाला एंड पॉइंट, इस लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट जो है इधर इधर क्या नाम है सामने, इस लाइन के जो एंड पॉइंट है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस इस ये जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी है इस एंड पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस, बराबर फासले पर वाक़ है, बराबर फासले पर वाक़ है। ये हम इससे पहला थ्योरम 12.1, ठीक है। अब इसका कन्वर्स है, उलट उलट सुने जरा आप, स्टेटमेंट समझे। इधर देख बेटा क्या नाम है सर, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट है, इसके दो एंड पॉइंट है, ए और बी। कोई एक पॉइंट फर्स्ट करने, वो पॉइंट पी जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। वो जो पॉइंट पी है वो इन एंड पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस, क्या है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब बराबर फासले पर वाक़ है। अगर ए से पी तक का फासला ले तो 10 सेंटीमीटर, बी से पी तक फासला ले तो क्या होगा, ये इक्वी डिस्टेंस का मतलब है। क्लियर हो गया, इक्वी डिस्टेंस है। अब हमने साबित क्या करना है इसमें, हमने ये साबित करना है कि वो जो पॉइंट पी है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर वाक़ है। वो जो पॉइंट पी है वो किसके ऊपर वाक़ है, राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब कोई एक लाइन होगी इस तरह जा रही होगी और पी जो होगा वो जहाँ इस लाइन के ऊपर होगा। इस थ्योरम में हमने ये प्रूव करना है। किसी को स्टेटमेंट ना समझ आई, समझ आ गया? हाँ जी सर, क्या मसला है, कोई इश्यू है? अच्छा देखिए ना, देखिए ना, ये एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर पॉइंट कितने हो सकते हैं, मुझे ये बताओ। इनफाइनाइट हो सकते हैं ना, बेशुमार पॉइंट होते हैं। ये एक लाइन है, इसके ऊपर बेशुमार पॉइंट है। हमने सिर्फ ये बताना है कि ये जो लाइन है ये क्या है, राइट बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है, 90 का एंगल भी बनाती है और इस नीचे वाली लाइन को आधा आधा करती है। क्लियर है? और वो जो लाइन है उस लाइन के अंदर ही कोई एक पॉइंट पी वाक़ है। अब स्टेटमेंट समझ आइए, कोई कंफ्यूजन? आगे चले। अच्छा आप इसकी डायग्राम बनाते हैं और इसका गिवन लिखते हैं। पास कर लेते हैं जी, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है बेटा, ए बी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। ये ए बी के दो एंड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट है कितने, दो, एक जाएगा ये वाला और एंड पॉइंट एक ये वाला, ठीक। और कोई एक पॉइंट यहाँ पे पी है, कोई एक पॉइंट यहाँ पे क्या है, पी है, पी। क्लियर है? और ये जो पी है वो इन एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का फासला लिया जाए, यहाँ से यहाँ तक का फासला लिया जाए तो ये दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। क्लियर? बेशक आप यहाँ पे इक्वल का निशान डाल सकते। क्लियर है बेटा? अब इसको हम गिवन में लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे जी, मालूम में क्या है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड बी बी एनी पॉइंट which is equidistant from A and B. Clear है? अच्छा, A B is a line segment. A B हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है and point B is equidistant distance from end point P A and B, end point A and B, और P जो है वो इक्वी डिस्टेंस है, बराबर फासले पर वाक़ है, कहां से, A और B के। इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे बेशक अब यूं लिखे, मेजरमेंट ऑफ P A, ये वाला फासला, ठीक है बेटा, मेजरमेंट ऑफ इज कॉम्पोनेंट टू मेजरमेंट ऑफ P B, ये बराबर फासले पर वाक़ है। समझ आ गया है? अच्छा अब हमने प्रूफ क्या करना है कि ये जो पॉइंट पी है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर वाक़ है, जहां पे कोई एक लाइन है उस लाइन के ऊपर पी वाक़ है। टू प्रूव
जो चीज हमने साबित करनी है, क्या साबित करना है जी? P lie on the right bisector of AB. P is a point on the right bisector. P is lie on the right bisector of AB. AB लाइन का कोई राइट बाइसेक्टर है? राइट बाइसेक्टर का मतलब 90 का एंगल भी बनाता है। राइट का मतलब 90 और बाइसेक्टर का मतलब आधा आधा। राइट का मतलब यहाँ पे क्या होगा? 90 का एंगल भी बनाएगा। बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा? आधा आधा छोड़ेगा। ये जो लाइन है भी है, इस लाइन के ऊपर कोई एक और लाइन आएगी सीधी सी, ऊपर से सीधी लाइन आएगी और कौन सा एंगल बनाएगी? 90 का एंगल बनाएगी और आधा हिस्सा इसके अंदर छोड़ देगी। जब लाइन 10 सेंटीमीटर 5 इधर छोड़ेगी 5 इधर। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि P जो है जो इस लाइन के ऊपर। ठीक है, समझ आ गया क्या प्रूफ कर रहे हैं? अब हम इसकी लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में ये लिखेंगे जॉइन द पॉइंट P। P को आपने ज्वाइन करना है मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का क्या मतलब है? 9वें चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ। 9वें चैप्टर में फार्मूला बताया था मिड पॉइंट निकालने का। दो पॉइंट अगर हो, ये एक लाइन सेगमेंट हो तो इसका ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट अगर आपने निकालना हो तो मिड पॉइंट का क्या मतलब था? दरमियानी नुक्ता। दरमियान का क्या मतलब होता है? बोलो ना, अगर ये लाइन अगर पूरी है सेंटर यानी कि अगर ये लाइन पूरी है A से शुरू हो रही है B पे खत्म हो रही है और इसकी लंबाई 20 है, मुझे बताओ इसका दरमियानी नुक्ता क्या होगा? मिड पॉइंट 10 वैल्यू C यहाँ पे कोई होगा। ऐसा ही है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे? जॉइन द P विद मिड पॉइंट ऑफ जॉइन द पॉइंट P विद C एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। C is the midpoint of AB. Join point P with किसके साथ ज्वाइन करेंगे? With C। C के साथ ज्वाइन करें। अब C के बारे में लिखें and C is a midpoint of AB। midpoint of जब AB का midpoint है तो सो फिर क्या होगा? A से C तक का फासला, C से B तक का फासला बराबर होंगे क्या नहीं होंगे? ऐसा ही है ना, 10 इधर छोड़ देगा 10 इधर, बराबर होंगे ना? तो ये देखे ना, A से C भी 10 है, C से B भी कितना है? 10। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन में पहले बता दिया कि A C के कॉन्ग्रुएंट है किसके? C B के। क्लियर? कोई परेशानी यहाँ तक? कोई बात पूछने वाली हो? कुछ भी नहीं। अब आखिरी काम है हमारे पास, दो ट्रायंगल्स बन जाए तो फिर क्या करते होते हैं? उन दोनों के दरमियान क्या लेते हैं? क्रॉसपोंडेंस। वेरी गुड। उन दोनों के दरमियान क्या लेते हैं? क्रॉसपोंडेंस। क्रॉसपोंडेंस के अंदर हम क्या करते होते हैं? हाँ जी, प्रूफ के अंदर दो चीजें आएंगी, एक आएगी रीजन, और इस तरफ क्या होगी? रीजन। अच्छा, स्टेटमेंट और रीजन। हमने स्टेटमेंट के अंदर दो ट्रायंगल्स हमारे पास बनी है। दो ट्रायंगल बन गया ना? एक ये वाली बनी है A C B, इधर वाली बनी है ना? एक उधर बनी है B C B। इन दोनों के दरमियान हमने क्या ले लिया? क्रॉसपोंडेंस। क्रॉसपोंडेंस की अलामत याद है ना? हाँ जी, देखते हैं क्या ट्रायंगल A C B, क्रॉसपोंडेंस की अलामत ये वाली होगी। उर्दू वाले इसको क्या कहते हैं? मुताबिकत। ट्रायंगल BCB। दो ट्रायंगल के दरमियान जब क्रॉसपोंडेंस लेते हैं, इस क्रॉसपोंडेंस को हम चेंज करते हैं कॉन्ग्रुएंट में। किसमें? कॉन्ग्रुएंट में, बराबर की अलामत में। कितना, कौन सा मौजूआ लगाते हैं? कोई एक मौजूआ लगाते हैं। उस मौजूए को लगाने के लिए कितनी चीजें प्रूफ करनी होती है? 3। वेरी गुड। कोई सी तीन चीजें। इस ट्रायंगल की कोई सी 3 चीजें, इस ट्रायंगल की 3 चीजें बराबर कर दें तो इसका मतलब दोनों मसलसान आपस में क्या हो गई हैं? बराबर हो गई। क्योंकि हर चीज क्या हो गया? बराबर। सुने जरा, इस ट्रायंगल की कोई एक चीज अगर हम देखें गिवन में, दी हुई है कि नहीं दी हुई? देखें जरा, क्या दिया हुआ है? PA। ये वाला फासला PA किसके बराबर है? PB, उधर वाली ट्रायंगल के। इसका मतलब हम क्या कहेंगे? PA इसका मेजरमेंट, PA इज मेजरमेंट ऑफ B। रीजन इसकी क्या देंगे? मुझे हमें पहले ही पता था। दूसरी चीज अगर देखें तो हम कंस्ट्रक्शन में कर चुके हैं।
कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? मेजरमेंट ऑफ ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ सी बी। दूसरी चीज हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन में कर दिया। सी बी है, इसकी वजह से दी कंस्ट्रक्शन। तीसरी चीज थी, एक ट्रायंगल की तीन चीजें गिने ना जरा, तीन साइडें गिने इसकी, ए पी, ए सी और पी सी। इधर वाले ट्रायंगल में पी सी आएगा, उधर वाले में गिने पी सी, पी बी और सी बी। पी सी दोनों में आया कि नहीं आया? तो इसको क्या कहते हैं, कॉमन। मेजरमेंट ऑफ पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ पी सी। ये क्या लिखेंगे, कॉमन। तीन चीजें पूरी होगी और तीनों कौन सी है, साइड। जब तीनों साइड होगी तो पोस्टुलेट क्या बनेगा, एस 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 पोस्टुलेट। क्लियर हो गया? जब पोस्टुलेट लग जाए तो ये निशान किस में चला जाता है, कॉन्ग्रुएंट में, जहां पे हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट ऑफ पी सी बी। अच्छा, जब ट्रायंगल्स होगी कॉन्ग्रुएंट, बात अभी खत्म नहीं हुई। हमने जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि जहां पे एंगल 90 का है, ठीक है, और दूसरा इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा दोनों क्या है, बराबर, ठीक। और फिर इसकी वजह से हम क्या देंगे, ये पॉइंट जो है पी वो इस लाइन के ऊपर वाला, यही हमने साबित किया। अच्छा, आप जरा गौर से सुनिए, जब ट्रायंगल्स बराबर हो गए हैं तो इनके अंदर जो एंगल है वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर है। अब एक और बात सुनिए, ये जो लाइन यहाँ से नीचे सीधी आ रही है, यहाँ पे तो ये एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? ये जो एंगल बनेगा इसको हम नाम दे देते हैं। 1 2 का नाम बुक वाले ने नहीं दिया, आप बेशक 1 2 का नाम दे दें, आसानी के साथ याद रहेगा। अगर बुक को फॉलो करते हैं तब भी कोई मसला नहीं है, बुक को फॉलो नहीं करते, सी की कंफ्यूजन अगर आपको होती है तो वहां पे 1 2 लिख सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं 1 2 लिख के आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एंगल 1 बनेगा, यहाँ पे एंगल 2 बनेगा। एक लाइन आएगी, ये वाली जब लाइन ऊपर से नीचे आएगी, देखिए जब भी दो लाइनें मिलती हैं तो वहां पे क्या बनता है, एंगल बनता है ना। तो ये वाली लाइन जो ऊपर से आ रही है, इस लाइन के ऊपर तो इधर एंगल बनेगा, ये लाइन इधर वाली के ऊपर भी आ रही है तो यहाँ पे भी एंगल बनेगा। ये दोनों एंगल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जब ये दोनों एंगल बनेंगे, ट्रायंगल्स आपस में बराबर, हम बता चुके हैं, तो क्या ये एंगल बराबर होंगे या नहीं होंगे? एंगल्स बराबर होंगे, तो यहाँ पे मैं लिखने लगा एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ये बात किसी को ना समझ आएगी, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इधर आ रहा हूं, ठीक है, आपने उधर लिखना है नीचे, ठीक है। तो इधर स्टेटमेंट के नीचे लिखना है, दूसरी तरफ देखिए जी, जहां पे मैंने लिखा है मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। क्लियर? वजह क्या देंगे, corresponding angle of congruent triangle। तो सरसों के तमाशा के रूप से यूं भी कह सकते हैं, corresponding angles of congruent triangle। मैं यहाँ पे शार्ट कर दूँ, corresponding angle of congruent triangle, मैंने ये शार्ट कर दिया आपने पूरा लिखा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब एंगल से दोनों बराबर हो गए, क्लियर है? अब ये बात आपकी पिछले जो कुछ बातें 7वीं 8वीं में पढ़ी वो रिपीट होगी, सुने जरा वो वाली बातें सुने। अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर मिलकर सीधी आए तो कौन सा एंगल बनता है, 90 का। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि ये एक एंगल 90 से ग्रेटर देन है, फर्स्ट कर ले 120 का है, ठीक है, उसमें कुछ एंगल और ऐड करें तो यहाँ पे पहुंच के 60 इसमें ऐड कर दें, तो ये एंगल पूरा कितना हो गया? इस बात से हमें क्या पता चला कि एक सीधी लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो कितना होता है? 180 का। ये बात याद है, एक जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 180 का बनेगा। अब ये वाली लाइन देखें, ए से सी एक लाइन यहाँ तक है, फिर सी से बी ये आगे वाला हिस्सा है, तो एंगल 1 यहाँ तक था, फिर आगे ये वाला इसमें जमा हुआ, तो ये दो टोटल कितना हो गया? 180 का। जहां पे हमने लिखने लगे हैं मेजरमेंट, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180। क्या लिख दिया मैंने? इज इक्वल टू 180। ये दोनों 180 जमा किया तो 180। 180 एंगल्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उर्दू में सप्लीमेंट्री एंगल नहीं कहते, सप्लीमेंट्री एंगल।
ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों को जमा किया तो एंगल कितना आया, 180 का। अच्छा अब अगली बात सुनो, अब एक और बात सुनो, जहां पे हम ये कह चुके हैं कि जो दोनों एंगल बराबर है, कह चुके हैं कि नहीं कह चुके हैं, और जहां पे हम ये कह रहे हैं दोनों को जमा करो तो जवाब 180 आए। अब मुझे बता दो कि ये वाला एंगल कितना होगा और ये वाला कितना होगा। वेरी गुड, कितना होगा, 90। 90 को जमा करेंगे तो 180 आएगा। और समझ आई को नहीं आई? वैसे हमने 180 बनाना है। हाँ जी, 180 कैसे बन सकता है, 100 जमा 80 बन सकता है, 180 कैसे बनता है ना, 120 जमा 60, ये भी क्या होगा 180। उसके बाद 170 जमा 10। वैसे इस तरह तो बेशुमार भी बन जाएंगे एंगल, जिनको जमा करो तो 180 आए, बनेंगे ना, बेशुमार बन जाएंगे। लेकिन इनमें से कोई दो मुझे बताओ जो बराबर भी हो। वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है 90 और 90, वो कितना हो जाएगा 180। तो ये वाला इसका मतलब क्या हुआ, हम बता चुके हैं ऊपर दोनों बराबर है, तो बराबर की सिर्फ एक ही सूरत है, दोनों को जमा करो तो 180 आता है। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या है, 90 के है, दोनों क्या है, ये बात साबित हो, क्लियर हो गया। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि इसको इक्वेशन नंबर 2 क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 90। ये हम इक्वल बता रहे हैं ना कि 1 भी 90 का हो गया, 2 भी 90 का हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं आता बेटा, कोई बात पूछने वाली हो, कुछ भी नहीं बोला ना। तो इसके सामने रीजन क्या देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा अब अगली बात, जब ये 90 का हो गया है तो 90 की नोटेशन कैसे होती है, एक लाइन जब बिल्कुल सीधी आती है दूसरी लाइन के ऊपर तभी 90 होता है। तो इसका मतलब ये जो PC है इसको मैं लिखने लगा हूं PC इज परपेंडिकुलर टू AB। ये बात समझ आई कोई नहीं आई? 90 की नोटेशन मैंने बताई कब होती है, जब लाइन ऊपर से सीधी आए। इसका मतलब PC सीधी आ रही है किसके ऊपर, AB के ऊपर। अब्दुल्ला किन सोच रहे तुम बेटा, क्या बात है, कुछ नहीं। अच्छा PC परपेंडिकुलर हो गया AB के ऊपर, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 लिख दें या 2 लिख दें, वो 90 का था इस वजह से हमने ये क्या दिया कि PC जो है परपेंडिकुलर। इसकी रीजन जो मर्जी दे, क्लियर है। अच्छा अब अगली बात सुनो, जब ये एंगल 90 का है, जहां पे C पे एंगल कौन सा है 90 का, और हम ये बता चुके हैं कि AC और CB बराबर है, AC और CB भी क्या है, तो ये बाइसेक्ट नहीं हो गया कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ AC इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ C। क्या किया था हमने, ये कंस्ट्रक्शन में किया था, ये काम हमने कहां पे किया था, कंस्ट्रक्शन। यही दो बातें हमने बतानी, ये परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बराबर भी होना, यही बताना था ना, राइट भी होना चाहिए और बाइसेक्ट भी करना चाहिए। बाइसेक्ट तो यहाँ पे हो गया, राइट हमने यहाँ पे साबित कर दिया कि ये जो लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है वो क्या कर रही है, इसको 90 के एंगल में बिठा रही है और आधा आधा हिस्सा कर रही है। इसका मतलब आखिरी बात जो आपने लिखनी है वो क्या लिखनी है, इस लाइन के अंदर पॉइंट कितने हैं, बेशुमार, और इसका आखिरी पॉइंट क्या है C और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है P। तो ये लाइन सीधी आ रही है, क्या P इसके ऊपर है कि नहीं, इस लाइन के ऊपर देखें ना P है कि नहीं। तो यही हमने बताना था कि P लाइन ऑन द राइट बाइसेक्टर। क्लियर है, ये आखिरी बात किसी को ना समझ आई तो आपने क्या लिखना है, PC is the right bisector of AB and P is lying on the right bisector। ठीक है, एंड पे क्या लिखना है, PC is right, ये वाली लाइन है, PC is right bisector, PC is right bisector of AB। PC जो है वो AB का राइट बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, therefore P lying on right बाइसेक्टर। P जो है वो राइट बाइसेक्टर यानी मुद्दी नासफ जो है उसके ऊपर लाई करता है। जहां तक कोई कंफ्यूजन, किसी ने कोई बात पूछनी है, कुछ भी नहीं, नोट करें फिर
इसको नोट करें, कल इंशाल्लाह इसका भी टेस्ट करेंगे। ठीक है बेटा, एक उर्दू वीडियो वाली कॉपी मुझे दे दे, मैं लिख देता हूँ सारों को उर्दू वीडियो में, फिर उसके मुताबिक आपने नोट कर लेना।